श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे, हार्मोन असंतुलन और विभिन्न रोग। डॉक्टर सोनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर सोनल, हार्मोन से एक आम व्यक्ति क्या समझे? हॉर्मोन्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। मतलब एक ऑर्गन से भी दूसरे ऑर्गन तक मैसेजेस पहुंचाते हैं और सभी मेटाबॉलिज्म से लेके ग्रोथ, सारी की सारी प्रक्रियाएं जो बॉडी में होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हॉर्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जी, हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं, आपका क्या काम होता है? एक्चुअली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब जो इसी फील्ड में, हार्मोन की ही फील्ड्स में सुपर स्पेशलिस्ट हम होते हैं। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए हम हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं। जैसे एमडी होता है, एमडी मेडिसिन होता है, उसके बाद कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हैं सुपर स्पेशलिटी में। तो इसी तरह हार्मोन की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बनते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने हैं और हम उससे जूझ रहे हैं। खास तौर से जब हम बात करते हैं मधुमेह की और इंसुलिन की बात होती है कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है, तो इसको कैसे समझाएंगे हमारे श्रोताओं को कि ये मधुमेह रोग कैसे हो जाता है और इंसुलिन क्या है? पैनक्रियाज जो ग्रंथि होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में, जो कि पेट के हिस्से में होती है पीछे की साइड। इससे इंसुलिन निकलता है। तो इसमें बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन निकालती हैं। इंसुलिन ही एक सबसे एकमात्र इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और ब्लड शुगर एक नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। इसका कम होना भी खतरनाक होता है और बढ़ा हुआ होना तो बहुत ही खतरनाक है, जिसे कि डायबिटीज़ बीमारी का नाम दिया गया है। तो इंसुलिन का कम काम करना और कम सीक्रेट होना, ये दोनों ही चीज़ें डायबिटीज़ पैदा करती हैं। तो डायबिटीज़ में टाइप 1 और टाइप 2 जिस तरह की होती हैं, तो टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन सीक्रेट ही कम होता है, वो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन सीक्रेट भी कम होता है और काम भी कम करता है, जिसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इस तरह से इंसुलिन जो हार्मोन है उससे एक सबसे ज़्यादा कॉमन हार्मोनल बीमारी जो कि डायबिटीज़ होती है वो होता है। अब जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, खास लक्षण? डायबिटीज़ में शुरू में 50% लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसीलिए इस समय जो स्क्रीनिंग जो बोली जाती है कि हर साल जो 35 के ऊपर लोग हैं उनको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 50% लोगों में कोई लक्षण नहीं मिलेंगे। जो लक्षण मिलेंगे वो थोड़ी डायबिटीज़ बढ़ने के बाद मिलेंगे। वो शुरू होते हैं बार बार प्यास लगना, जैसे रात को यूरिन के लिए बार बार जाना, और वजन अकारण घटना, तेजी से वजन घट रहा है किसी का, या कोई घाव हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है वो हील नहीं होना, कोई भी सर्दी जुकाम भी है तो वो बहुत दिन तक चलना। तो इस तरह से आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में जैसे नंबर चेंज हो जाता है, और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, एकदम शाम होते होते बहुत थकान, या तेजी से भूख लगने लगना। तो ये कुछ डायबिटीज़ के लक्षण शुरू में होते हैं। तो मधुमेह के मरीजों को समय समय पर विशेषज्ञों से जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और यदि हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें कि ब्लड शुगर का कम हो जाना, ये क्यों हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया के भी इस तरह से कारण होते हैं, जैसे कि इंसुलिन का अधिक मात्रा में जो सीक्रेट होता है, इंसुलिनोमा करके ट्यूमर होता है, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर डायबिटिक मरीज है और बहुत देर तक कुछ खा नहीं रहे हैं, दवाई ले ली, इंसुलिन ले ली, तो भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी एक खतरनाक चीज़ होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल 70 से कम हो जाता है। तो इस समय बहुत तुरंत ही उसको शक्कर या शुगर लेकर, ग्लूकोज का पानी लेकर उसको ठीक करना ज़रूरी रहता है। एक आम भ्रांति है कि इंसुलिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंसुलिन के इंजेक्शंस भी होते हैं, या इस तरह की भ्रांति है कि जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तभी इंसुलिन दी जानी चाहिए। थोड़ा बताएं कि क्या दवाएं बेहतर हैं या इंसुलिन के इंजेक्शंस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये बहुत सारे पेशेंट्स का ये रहती है भ्रांति कि इंसुलिन जो है वो एक एडिक्शन भी हो जाएगा, एक बार लगा लेंगे तो जिंदगी भर चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन जो लग रहा है अभी, ह्यूमन इंसुलिन होता है, वो हमारे ही शरीर में बनता है। वैसा ही इंसुलिन जो कि हम बाहर से भी लगाएंगे तो ये एक दवाई नहीं, एक्चुअली एक रिप्लेसमेंट हो रहा है ये। तो इसमें दवाई का जो रोल होता है वो टाइप 2 डायबिटीज में काफी हद तक, शुरू में काफी सालों तक, या किसी किसी पेशेंट में तो हमेशा दवाई पे ही बढ़िया कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज डायबिटीज पे डिपेंड करता है कि उसकी सिवियरिटी कितनी है, उनकी बीटा सेल्स कितनी प्रिजर्व्ड हैं। अगर मान लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है किसी के अंदर जिसमें दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, उसमें इंसुलिन का रोल बहुत ज़्यादा होता है और इंसुलिन लगाते से ही बहुत अच्छे से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है। वहीं टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन डिपेंडेंट ही रहता है, तो शुरू से ही इंसुलिन रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें लगाना ही ज़रूरी है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर अच्छे सही डोज लगाई जाए, सही समय पर लगाया जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।
डॉक्टर सोनल, अब बात करते हैं थायराइड की। इसकी बहुत चर्चा होती है और आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग सुबह सुबह थायराइड की दवा ले रहे होते हैं। ये थायराइड है क्या? थायराइड एक ग्लैंड की तरह बात करें तो ग्लैंड जो होता है वो नेक में होता है, एक तितली की शेप का एक ग्रंथि होती है एंडोक्राइन। इसमें से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हार्मोन बहुत सारी, कह सकते हैं आपकी सिर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर सेल को अफेक्ट करता है, हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन। मतलब अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल रेंज में है तो ये सारे हार्मोन्स, सारी सेल्स नॉर्मल काम करेंगी। यहीं अगर ये बढ़ा हुआ है, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो सारी सेल्स, सारे ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। वहीं घटा हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं कमी आएगी, किसी ना किसी तरह से वहाँ के फंक्शंस, जैसे ब्रेन ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए, रिप्रोडक्टिव जैसे ओवरीज ले लीजिए, हर तरह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो सिर्फ एक ये भी कॉमन भ्रांति होती है कि केवल मोटापा हो जाता है, हम नहीं भी दवाई खाएं तो क्या हो गया। नहीं, आपको सिर्फ मोटापा तो बाहर से दिख रहा है, पर अंदर हर सेल को प्रॉब्लम हो रही है आपके थायराइड की दवाई नहीं खाने से, जिसको भी थायराइड है उसको। जी, तो इसके प्रमुख लक्षण क्या है डॉक्टर सोनल? जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, 2 टाइप के थायराइड होते हैं। फंक्शन की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में मेनली स्टार्ट होता है वेट गेन से, और हेयर फॉल होने लगता है, स्किन थोड़ी ड्राई होती है, पीरियड्स अगर है तो इरेगुलर होने लगते हैं। तो इस तरह से खुजली होना, स्किन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स से शुरू होता है। गर्मी का भी कुछ हाँ, ठंड ज़्यादा लगने लगती है हाइपोथायरॉयडिज्म में। और हाइपर में इसका उल्टा होता है, वजन अकारण घटने लगता है, घबराहट होने लगती है, पैल्पिटेशंस होने लगते हैं। उसमें भी अगर है तो पीरियड्स बहुत इरेगुलर होने लगते हैं, हृदय बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, उसमें टैकीकार्डिया होता है। तो अब जानना चाहेंगे कि मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। तो क्या इसके पीछे भी क्या हार्मोन्स की गड़बड़ी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर ही है मोटापा जो होता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत ये मोटापा आता है। मोटापा होने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, इवन थायराइड जो होता है वो बहुत कॉमन है अगर मोटापा है। पीसीओडी जो कि बहुत कॉमन हो चुका है फीमेल्स में, वो भी मोटापे से संबंधित बीमारी ही है। तो मोटापा एक तरह से कह सकते हैं कि एक सिंड्रोम जैसा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत ही मोटापा आता है। तो मोटापे पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। क्या इसमें कोई हार्मोनल थेरेपी हो सकती है? मोटापा का रीज़न जानने के बाद, अगर मान लीजिए कुछ भी जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म आ रहा है या पीसीओडी आ रहा है इसके साथ में, तो डेफिनेटली उस हार्मोन प्रॉब्लम को ट्रीट करने से मोटापा ट्रीट होगा। पर अगर मान लीजिए कोई बीमारी नहीं आ रही है तो मोटापे को वैसे भी कंट्रोल करेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ मेडिसिन भी होती हैं, जिससे कि मोटापे पे पहले ही कंट्रोल कर लें, डायबिटीज़ या थायराइड या कुछ होने के पहले। अब बात करते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि जो लड़कियों के किशोरावस्था है, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, वो डिले हो जाती है। इसके पीछे भी क्या हार्मोन इम्बैलेंस है? जी, प्यूबर्टी और ये सारे चेंजेस जो भी होते हैं, ये हार्मोनल प्रक्रियाएं होती हैं जो नॉर्मली होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो होती है वो प्यूबर्टी का समय से पहले आ जाना, मतलब ये लड़का और लड़की दोनों में होता है। और डिले इन प्यूबर्टी जो होती है वो प्यूबर्टी का समय से बाद में आना, जैसे कि लड़कियों में समय पे पीरियड्स चालू नहीं होना, या जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में वो चेंजेस नहीं आना। लड़कों में भी सेम चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों के कारण हमें जानकर और उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो समय पे प्यूबर्टी लाई जाती है। स्त्रियों में बांझपन या पुरुषों में बांझपन जो है, निसंतानता जिसे कहते हैं, क्या इसके पीछे भी हार्मोनों की गड़बड़ी हो सकती है? जी बिल्कुल, हार्मोनल इनफर्टिलिटी जो होती है, जिसमें कि मेनली जो स्त्रियों में होती है वो पीसीओडी कारण रहता है, थायराइड कारण रहता है उसका, या फिर प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जो कि पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। इन सब कारणों से हार्मोनल इनफर्टिलिटी स्त्रियों में हो सकती है। पुरुषों में हाइपोगोनाडिज्म वाली चीज़ें जो हैं, स्त्रियों की तरह ही पुरुषों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनफर्टिलिटी। अब बात करते हैं रजोनिवृत्ति की। जी, तो मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इस समय? अब मेनोपॉज जो फेज़ होता है उसमें क्या होता है, जो आमतौर पर जो साइकिल्स चल रही होती हैं स्त्रियों में, वो एकदम से स्टॉप होने लग जाती हैं। तो उस कारण से बिल्कुल बहुत सारी जो सिंड्रोम होता है, मेनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से गर्मी होना, जैसे कि हॉट फ्लैशेस हो जाना, इरिटेबिलिटी होती है, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे जो पहले नहीं हो रहे थे, वेट गेन बहुत तेज़ी से होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो सकता है। उस समय ज़्यादा चांसेस रहते हैं डायबिटीज़, थायराइड, ये सब भी होने के। तो इस समय भी स्त्रियों को अपना वेट बहुत मेंटेन करना है, नॉर्मल लाइफस्टाइल रखनी है, जिससे कि उसको प्रिवेंट भी करा जा सकता है और सिम्टम्स भी ट्रीट करे जा सकते हैं काफ़ी कुछ। जी, अब एक बहुत ही सामान्य सी समस्या जो देखने में आती है, और वो आमतौर पर तो वृद्धावस्था की समस्या है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जी। ये क्या है डॉक्टर सोनल?
ऑस्टियोपोरोसिस में क्या रहता है कि हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसके कारण फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आमतौर पर ये बहुत कॉमन होती है मेनोपॉज के बाद स्त्रियों में, और अगर ये इससे पहले होती है या पुरुषों में हो जाती है तो इसके लिए सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, जिसमें कि बहुत सारे कारण आते हैं, उनकी जांच करी जाती है। जैसे कि एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, उसकी भी अधिकता के अंदर बहुत तेज़ी से फ्रैक्चर होने लगते हैं। तो इन सब तरीके की चीज़ें जांच करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कुछ मिनरल्स की बात करें, जैसे कैल्शियम है या सोडियम है, इनका इम्बैलेंस भी कई बीमारियों को जन्म देता है। तो थोड़ा बताएं कि ऐसा क्यों हो जाता है। जी, अभी जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड की मैंने बात की, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो रहता है वो कैल्शियम रेगुलेट करने के काम आता है। ये भी थायराइड ग्लैंड के पीछे रहता है, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। कैल्शियम अगर ऊंचा स्तर पे रहा, हाइपर कैल्सीमिया रहा, तो भी प्रॉब्लम है, उसमें पथरियां बन जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आ जाती हैं। अगर कैल्शियम लो स्तर पे रहा तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे क्रैम्प्स आने लगते हैं बॉडी में, और प्लस हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कैल्शियम का जो रेगुलेशन है ये भी डिस्टर्ब हो सकता है अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई, जो कि होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। फिर विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम बहुत लो हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अब सोडियम पे आए तो हाइपरनेट्रीमिया, जो कि सोडियम का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, वो हो सकता है। इसके में प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसी, जो कि एक ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये डायबिटीज़ नहीं है एक्चुअली, पर इसका नाम डायबिटीज़ इंसिपिडस है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकलने लगती है बिकॉज ऑफ ब्रेन प्रॉब्लम। वहाँ पे एक ट्यूमर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाइपोनेट्रीमिया, जो कि सोडियम का स्तर कम हो जाता है, उसमें भी इस तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसमें कि एडीएच नाम का हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होने से हो जाती है। जी, अब बात करते हैं गॉइटर की। हमारे उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है ये रोग। और गॉइटर क्या है? घेंगा रोग जिसे आमतौर पर हम कहते हैं। जी, गॉइटर में क्या रहता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे। खासकर ये आयोडिनाइजेशन ऑफ सॉल्ट के पहले की बात है, तब बहुत ज़्यादा हम देखते थे कि गॉइटर घेंगा जो रोग है वो बढ़ गया था। और प्लस पहाड़ी एरियाज़ में ये ज़्यादा होता है बिकॉज वहाँ के जो पानी और इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसलिए जो आयोडिनाइजेशन किया गया सॉल्ट का, जिसमें कि नमक के अंदर ही मिला दिया गया, उससे ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, जो आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर होता है। बेसिकली गॉइटर मतलब थायराइड की स्वेलिंग होती है। अब इसमें अभी जो गॉइटर्स ज़्यादा देखने में आते हैं उसमें हो सकता है कि थायराइड नोड्यूल्स हों जो कि फंक्शनिंग हो, तो जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, या फिर हैशीमोटोस थायरॉयडाइटिस जो बोलते हैं, ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसमें भी गॉइटर देखने को मिल सकता है। तो ये भी इसमें जांच करके हमें पता चल जाता है कि क्या कारण हो रहा है उसका, और उसका सही तरीके से निदान किया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो लंबाई है वो बढ़ती नहीं है। इसके पीछे भी क्या कुछ ऐसा कारण है? बिल्कुल, ये भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों में भी थायराइड हो सकता है, उसके कारण उनकी हाइट जैसी बढ़नी चाहिए वैसी नहीं बढ़ती। इसमें भी एक उम्र के पहले अगर आ जाते हैं माता पिता तो बहुत अच्छे से उनका इलाज होके नॉर्मल हाइट करी जा सकती है। और एक और कारण यह है कि माता पिता की हाइट ही कम हो और प्लस बच्चे को कोई बीमारी ना हो, तो इसको जिसमें कि फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर कहते हैं, उस केस में भी ट्रीटमेंट करके उसकी बच्चे की हाइट नॉर्मल की जा सकती है। तो यदि ये तमाम समस्याएं जो आपने गिनाई है इनको हम हार्मोन डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, और यदि कोई समस्या हो तो किसी विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क किया जा सकता है, उससे परामर्श लिया जा सकता है। तो डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।